सुप्रभात। कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं हूं पूर्वा त्रिवेदी और अब से लेकर पूरे 9 बजे तक आप रहेंगे मेरे साथ। बहुत सारी ज्ञान की बातें होंगी, बहुत सारी जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे, आपके सवाल होंगे, हमारे विशेषज्ञों के जवाब होंगे और भी बहुत कुछ होगा। इस 1 घंटे में बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं आज के पंचांग के साथ। तो हम आपको बता दें कि आज है विक्रम संवत 2080 की अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि है आज। और आज बहुत ही बड़ी तारीख है 2 अक्टूबर 2023 और दिन है सोमवार। जी हाँ, ये तो था हमारा आज का पंचांग और बढ़ते हैं हम आज के विचार की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर का दिन बहुत ही खास है, यह हम सभी जानते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह अपना लो कि वो आपकी आदत बन जाए। जी हाँ, यही है हमारा आज का विचार और स्वच्छता, इस विषय पर ही आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे देश की 2 महान विभूतियां जिनका आज जन्मदिन है, आदरणीय हमारे परम पिता राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी और दूसरा जन्मदिन है लाल बहादुर शास्त्री जी का। हम दोनों को नमन करते हैं। जी हाँ, 2 अक्टूबर का दिन हम सब के लिए बहुत खास है। अगर बात की जाए लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो 1904 में लाल बहादुर शास्त्री जी को हमने पाया था। भारत में एक महान विभूति ने जन्म लिया था। वहीं अगर बात महात्मा गांधी की जाए, तो महात्मा गांधी ने 1859 में मोहनदास करमचंद गांधी नाम से गुजरात के पोरबंदर में हमने गांधी जी को पाया था। ये दोनों ऐसी महान विभूतियां हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि देश को सशक्त बनाने में, देश को समृद्ध बनाने में, देश को आगे बढ़ाने में भी एक महान भूमिका निभाई है। जी हाँ, हम इन दोनों विभूतियों की बात करेंगे और बात करेंगे स्वच्छता की। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ये गीत। पिता शत शत वंदन, हे राष्ट्रपिता शत शत वंदन, हे बापू शत शत अभिनंदन, अर्पित करते हैं चरणों में हम श्रद्धा के अक्षत चंदन, हे राष्ट्रपिता शत शत वंदन, हे राष्ट्रपिता शत शत वंदन। भारत छोड़ो का 5 जन्य तुमने ऐसा फूका मोहन, चल पड़े कोटि जन अनुगत हो, था वाणी में वह सम्मोहन, हे महाक्रांति के अग्रदूत युग दृष्टा भारत के नंदन, हे राष्ट्रपिता शत शत वंदन, हे राष्ट्रपिता शत शत वंदन। हे राष्ट्रपिता शत शत वंदन। जी हाँ, ये बहुत ही प्यारा गीत हमने आपको सुनवाया।
और अब हमारे कार्यक्रम में बढ़ते हैं हमारे इतिहास की तरफ। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1869 में मोहनदास करमचंद गांधी जी का गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ था। वैसे ही हमने आपको ये भी बताया कि सन 1904 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे कि सन 1929 में गांधी जी ने नवजीवन कार्यालय को एक सार्वजनिक न्यास बनाया था। वहीं अगर बात 1952 की जाए तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भी हुई थी। सन 1955 में अगर हम पहुंचते हैं तो मद्रास के पेरुबुर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने रेल का पहला डिब्बा बनाया था और 1985 में दहेज निषेध संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। वहीं बात अगर 2006 की जाए तो परमाणु ईंधन आपूर्ति मामले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को समर्थन देने का फैसला किया था और 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। जी हाँ, ये वही मिशन है जो आज अपनी सफलता के पायदान पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। और अब हमारे कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। आप भी अपना कॉपी पेन उठा लीजिए और हमारा फ़ोन इन नंबर जो है वो नोट कर लीजिए। हमारा सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है, हमारे विशेषज्ञ हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। 0755 ये हमारा STD कोड है और 2660049 ये हमारा फ़ोन नंबर है। टोल फ्री नंबर भी आप नोट कर लीजिए 1800-233-0040। जी हाँ, ये हमारा टोल फ्री नंबर है। और अब जो है अब वो घड़ी आ चुकी है जब हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे विशेषज्ञ यहाँ कौन उपस्थित है। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि श्री किशन रघुवंशी जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, जो नगर निगम अध्यक्ष हैं भोपाल से। बहुत बहुत स्वागत है आपका किशन जी। और साथ ही हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आशुतोष सिंह जी, जो डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भोपाल से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आशुतोष जी। और दर्शकों, अब है हमारे विषय की बारी। जी हाँ, हमारे जो गेस्ट हैं किशन जी से हम बात करेंगे स्वच्छता ही सेवा है में नगर निगम की भूमिका। और साथ ही हमारे जो दूसरे गेस्ट यहाँ उपस्थित हैं हम उनसे बात करेंगे ई वेस्ट के कारण, निवारण और प्रभाव। जी हाँ, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में तो जाना ही जाता है, शास्त्री जी की जयंती के रूप में तो जाना ही जाता है, लेकिन देश जो है 2 अक्टूबर को अब स्वच्छता के दिवस के रूप में भी जानता है। आप जानते हैं कि किस तरह से 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छता मिशन की शुरुआत की गई थी। एक ऐसा मिशन जो अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। एक ऐसा मिशन है जिसके बारे में हर कोई अवेयर है, जागरूक है और ये जानता है कि स्वच्छता की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। और आज उसी विषय पर हमारे दोनों विशेषज्ञ यहाँ मौजूद हैं। तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले किशन जी, जैसे कि बात करी है स्वच्छता की और आज 2 अक्टूबर का दिन है, स्वच्छता दिवस पूरा देश मना रहा है। एक जोश है, जज्बा है और लेकर जो लोग हैं, मतलब पूरा देश जो है इस रंग में, सफाई के रंग में रख चुका है। हर एक के दिल में, मन में, विचारों में सिर्फ स्वच्छता है। सब चाहते हैं कि हमारा देश जो है स्वच्छता में भी नंबर 1 रहे। तो सबसे पहले मैं आपके भी विचार इस विषय पर जानना चाहूँगी। पूर्वा जी, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, तो उसके पीछे के उद्देश्य पर हमें ध्यान देंगे तो इस उद्देश्य का हमें जो मोटिव है वो समझ में आएगा। इसका उन अभियान का जो मोटिव है वो समझ में आएगा। पहले दुनिया भारत को दीनहीन, गरीब और अस्वच्छ देश के रूप में देखती थी और ये कहीं ना कहीं बात देश के मुखिया के हृदय में चुभती थी कि हमें एक संकल्प लेना होगा कि हमें अपने देश के प्रति दुनिया में किस प्रकार की इमेज क्रिएट करना है, बिल्टअप करना है। और उसी का परिणाम है कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, स्वयं झाड़ू उठा करके स्वच्छता का संदेश दिया, तो देश की सारी जनता प्रधानमंत्री के साथ खड़ी हो गई और स्वच्छ भारत अभियान के सब पार्टनर बन के, बल्कि हिस्सा बन करके
उस अभियान के सब सहयोगी बन करके आज दिन प्रतिदिन लोग इसको अपने व्यवहार में ला रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज देश में स्वच्छता पर भी चर्चा होने लगी है। देश के अंदर आपस में एक दूसरे शहर में इस बात की प्रतिस्पर्धा होने लगी है कि हमें अगले शहर से ज़्यादा स्वच्छ होना है। देश के अंदर ये पहली बार हुआ है जी। महात्मा गांधी जी ने जी इस काम को बहुत पहले से किया था। प्रधानमंत्री जी ने, आप देखिए कि स्वच्छ भारत अभियान में जो लोगो रखा है वो महात्मा गांधी जी का चश्मा है। जी बिल्कुल। तो ये हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा कहाँ से मिली और प्रधानमंत्री जी ने इसको क्यों आगे बढ़ाया, जब इस सारी बातों पे हम विचार करते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं देश के अंदर इस बात का जागरण होना बेहद ज़रूरी था कि हमें अपने आसपास का माहौल स्वच्छ रखना है, हमें अपना देश ठीक रखना है, तभी तो हम दुनिया के सामने भारत की एक सुंदर तस्वीर प्रस्तुत कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, सही कहा आपने कि इसी तरह से भारत की सुंदर तस्वीर हम प्रस्तुत कर पाएंगे। आशुतोष जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि स्वच्छता आज दिन जो है हमारा पूरा देश मना रहा है, तो आपके भी विचार इस विषय पर जानना चाहूँगी, फिर हम अपने विषय पर आएंगे। स्वच्छता कितनी आवश्यक है, इसको बहुत पहले, आज महात्मा गांधी जी की जयंती भी है और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है जी। स्वच्छता हमारे जीवन का अंग होना चाहिए, हमारे परंपरा में बहुत पहले से रहा। कुछ जो है कालखंड ऐसे आए जिसमें हमने इसको कहीं न कहीं एक तरफ से किनारे करके रख दिया और एक विकसित और विकासशील जो देश के बीच का जो अंतर है उसमें स्वच्छता का बहुत बड़ा मापदंड है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत में हर नागरिक को स्वच्छता को अपने आचरण में समाहित करने का प्रयास करना चाहिए, तब हम फिर से अपने भारत को एक परम वैभव के शिखर पर ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल। और अभी हम जिस तरह से देख रहे हैं कि हम स्वच्छता की ओर अग्रसर तो हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं या कुछ हम में भी सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी हमारे दर्शक हैं चीज़ें नहीं जानते हैं। उसी में एक आशुतोष जी चीज़ कही जा सकती है, ई वेस्ट। ई वेस्ट एक ऐसा विषय है या एक ऐसा टॉपिक है जिसे अभी भी हमारे जो भारत के नागरिक हैं या मध्य प्रदेश के नागरिक हैं इस शब्द से कहीं ना कहीं अनभिज्ञ हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि ई वेस्ट आखिर क्या है, और जो टॉपिक हमारा आज का है, जो विषय हमारा, हम चाहेंगे सबसे पहले शुरुआत की जाए दर्शकों को बताने से आखिर ये क्या है। ई वेस्ट को हम अगर समझना चाहते हैं तो इसका जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, हिंदी में इसको ई कचरा कहते हैं। तो जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक के सामान हैं, वो चाहे घर में लगने वाले हों, स्टूडियो में लगने वाले हों, हॉस्पिटल में लगने वाले हों, जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं, उसकी जो ख़राब हो जाती है जब उसको हम बाहर फेंक देते हैं या तकनीकी के कारण उसको हम बदल देते हैं। आज आप देखिए एक व्यक्ति के पास 5-5 तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। एक मोबाइल फ़ोन होगा, एक टैबलेट होगा, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर होगा, एक लैपटॉप होगा, घर में उसके एसी से लेकर के। और हो क्या रहा है कि तकनीकी बहुत तेज़ी से बदल जा रही है। आज 5 साल के बाद हम मोबाइल फ़ोन बदल देते हैं, टीवी बदल देते हैं। तो ये सब जाता कहाँ है? ये सब एक ई कचरे के रूप में जाता है। और एक हम डेटा के अकॉर्डिंग अगर आपको बताते हैं तो 2016 में पूरे दुनिया में लगभग 44.7 मिलियन टन ई वेस्ट निकला था, जो करीब 4,500 एफिल टावर के बराबर है। और 2022 में पूरी दुनिया में 347 मैट्रिक टन ई वेस्ट निकला है। और ये कितना खतरनाक है उसके बारे में धीरे धीरे हम बात करेंगे। जी बिल्कुल। वही बात की जाए ई वेस्ट की, तो हमने बात करी किशन जी, जिस तरह से हम स्वच्छता के और भी पायदान पर आगे बढ़ रहे हैं, सीख भी रहे हैं चीज़ों को लेके। और जी तो अभी हमारे साथ एक हम बात को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ मुकेश जी जो है अभी फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश जी जी मैम। नमस्कार। नमस्कार मुकेश जी, स्वागत है। नमस्कार मैडम, नमस्कार। जी मुकेश जी, आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मैम मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ नगर निगम अध्यक्ष भोपाल श्री कृष्ण सूर्यवंशी जी भाई साहब को, कि इन्होंने जो एक बहुत बड़ा कदम उठाया भोपाल में पिक फ्री का, जिसका फायदा भी हमें दिख रहा है, मिल रहा है कि एक जो सुअर होते थे भोपाल शहर से अब गायब हो रहे हैं, धीरे धीरे बहुत हद तक खत्म हो चुके हैं। ये इतना बड़ा कदम पहली बार इतिहास में मैंने देखा है कि नगर निगम ने इस चीज पे काम किया है। इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को। और ये कैसे कर पाए, कैसे ये संभव हो पाया, ये भाई साहब के दिमाग में कैसे ये चीजें आई कि ये चीजें करना चाहिए, क्योंकि अभी तक किसी ने इस चीज पे काम ही नहीं किया था।
जी जी। किशन जी, मुकेश जी ने बहुत ही बढ़िया सवाल किया है और सचमुच ये बहुत सारे मतलब आम जन की समस्या रही है कि किस तरह से, क्योंकि गंदगी तो होती ही है, परेशानियां भी काफ़ी होती हैं जिनका सामना हम सबको आम नागरिकों को करना पड़ता है। तो ये बहुत ही सराहनीय पहल रही नगर निगम की। तो हम चाहेंगे कि आप मुकेश जी के प्रश्न का जवाब दें संक्षिप्त में। धन्यवाद मुकेश जी प्रश्न के लिए। जी। मैं आपको बताऊं कि जब मेरे संज्ञान में ये आया कि जो पिग फार्मर है, सूअर पालक है, वो जो मल्टियां हैं हमारी, उस मल्टियों के सीवेज के पाइप को फोड़ने का काम करते हैं जी। सीवेज के ढक्कन को हटा देते हैं, नाले में सूअर छोड़ देते हैं। कुल मिलाकर के बीच शहर में, शहर आबादी में सूअर पालन का व्यवसाय हो रहा था। मुझे आश्चर्य थी इस बात की कि जिस शहर में गाय पालने की अनुमति नहीं, उस शहर में सूअर पालने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। सही। तो इनके अपने स्थान हैं, इनके अपने व्यवसाय के स्थान हो सकते हैं, आप उस पर काम करिए। तो मैंने निगम प्रशासन को इसके लिए आदेशित किया कि हमें भोपाल राजधानी को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा करके स्वच्छता के मामले में विशेष कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए मैंने पिग फ्री सिटी के लिए निगम प्रशासन को आदेश जारी किए कि हमें भोपाल को पिग फ्री डिक्लेयर करना है और इसमें हमें बहुत कारगर ढंग से काम करना है। तो जब मैंने ये आदेश दिया तो मुझसे मेरे ऑफिस में पिग फार्मर भी मिलने आए। तो उनने मुझसे कहा कि अध्यक्ष जी, आपने भोपाल शहर को सूअर मुक्त करने का आदेश दे दिया है, आपने हमारे व्यवसाय के बारे में नहीं सोचा। जी जी, बिल्कुल। तो मैंने बिल्कुल। उनसे पूछा कि कितने लोग हो जो आप इस व्यवसाय से जुड़े हो, सूअर पालने का व्यवसाय शहर के अंदर करते हो, कितने लोग हो। जी। तो उनका उत्तर आया कि हम लगभग 52 लोग हैं जो शहर के अंदर सूअर पालन का व्यवसाय करते हैं। जी। तो मेरा उनसे दूसरा प्रति प्रश्न था कि आपने भोपाल की 25 लाख आबादी के बारे में नहीं सोचा। जी। 52 लोग, आप अपना व्यवसाय करिए, आपके व्यवसाय से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, पर कहाँ करना व्यवसाय, व्यवसाय का भी स्थान ठीक से होना चाहिए ना। जी बिल्कुल। आप जन आबादी से दूर व्यवसाय करिए, रहवासी क्षेत्र से दूर व्यवसाय करिए, पिग फार्म विकसित करिए और वहाँ आपका व्यवसाय करिए। जी जी, बिल्कुल सराहनीय कदम रहा ये किशन जी। और एक और बीच में माफ़ी चाहूँगी आपसे, एक और कॉलर हमारे बीच आ चुके हैं। राम सक्सेना जी हैं कोटरा से। राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हेलो राम जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? राम जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। शायद राम जी हमको दोबारा से उनसे संपर्क करते हैं, लेकिन हम इस बात पे कंटिन्यू। जी तो बताएं। फिर मैंने उनसे कहा कि स्वच्छता केवल नगर निगम अध्यक्ष का विषय नहीं है जी। भोपाल शहर राजधानी स्वच्छ रहे, इसमें आप सबका भी सहयोग चाहिए। पिग फार्मर को जब मैंने ये बात कही तो उनने भी मेरे इस अभियान में सहयोग करने का अपना मन बनाया और उन्होंने भी कहा कि आप शहर के लिए कदम उठा रहे हो और हम भी निश्चित रूप से आपके सहयोगी की भूमिका में इसमें हम रोल प्ले करेंगे। तो हमने बीच में सूअर पकड़ने का अभियान भी चलाया जी। और इस पे ये परिणाम हुआ कि आज राजधानी को पूरी तरह से हमने सूअर मुक्त कर दिया है। जी, सूकर मुक्त मध्य प्रदेश भोपाल हमारा हो गया है और बहुत ही सराहनीय पहल है, बहुत ही सराहनीय कदम है। और मुकेश जी, आपको अपने सवाल का जो है उचित जवाब जो है मिल चुका होगा। बात करें आशुतोष जी आपसे, जैसे हम ई वेस्ट पर बात कर रहे थे, जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से ई वेस्ट क्या कहलाता है, लोगों को हमने बताया, लेकिन अगर हम इसके मुख्य स्रोत की बात करें और इसके कारणों की बात करें। देखिए, मुख्य स्रोत में तो जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं जो हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, स्रोत वहीं से आता है इसका। जी। और अब तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बिना जीवन व्यक्ति का है नहीं। और करीब करीब अगर 70-80 साल पहले की अगर बात करें, जब लगभग स्वच्छता का उस समय भी बहुत सारे आंदोलन चले, उस समय ये समस्या नहीं थी, ई वेस्ट वाली समस्या नहीं थी। जी। और इसके जो कारण है, उस कारण में दो चीज़ें बहुत प्रमुख हैं। एक तो दुनिया की आबादी बढ़ रही है, लोग जब बढ़ रहे हैं तो उनको और अलग अलग चीज़ें, डिवाइसेज उनको चाहिए। और दूसरे तकनीकी आज इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि आज आप देखिए, जैसे हम लोगों ने देखते देखते, अगर मैं सीधा एक टेलीविज़न का उदाहरण लेता हूं, तो पहले हम लोग CRT टेलीविज़न देखते थे, उसके पहले ब्लैक एंड वाइट थी, फिर LCD आ गई, फिर LED आ गई, फिर स्मार्ट TV आ गई। तो करीब करीब 30 सालों में आपने देखा कि करीब करीब 5 तकनीकी इस तरह से एक टेलीविज़न के क्षेत्र में चेंज हुई।
तो लोग क्या करते हैं कि अपने उस टेलीविज़न को या जो भी इक्विपमेंट है उसको बदल करके फिर दूसरा खरीद के ले आते हैं और वो एक वेस्ट के रूप में जाता है। तो ये समस्या तकनीकी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है इस क्षेत्र में, एक कारण है। जनसंख्या बढ़ने के कारण लोग इसको और से ज़्यादा यूज कर रहे हैं और आज आईटी इंडस्ट्री पूरी तरह से दुनिया पर छा चुकी है। हमारे जीवन का आईटी इंडस्ट्री अंग बन चुकी है। अब तो सवाल ऐसा लगता है कि आईटी इंडस्ट्री के लाभ कहाँ नहीं है, किसानों से लेकर के आर्मी से लेकर के हर जगह हमारा आईटी, और जब भी आईटी आएगी तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आएंगे और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की एक जो सीमा है, जो टेक्निक बदलेगी, फिर वो बाहर होगी और वो कचरे के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये दो कारणों को हम मुख्यतः मान सकते हैं। और ये सच में हमारे आधुनिक भारत जिस तरह से हम तरक्की कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लाभ अगर हमें बहुत सारे प्राप्त हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ हानियां भी हम लेकर चल रहे हैं। किशन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जब हुई थी 2014 से, और बहुत सारी योजनाएं जो है सरकार ने चलाई, अमृत योजना नदियों के लिए चलाई। मैं अपने सवाल को कंटिन्यू करूंगी। अशोक जी हमारे साथ अभी लाइन पे हैं। अशोक अहिरवार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो जी अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? मैडम, मेरा अध्यक्ष जी से प्रश्न है, ये आवारा पशु घूम रहे हैं शहर में, उनको लेकर क्या कदम उठा रहे हैं? जो जगह जगह गंदगियां होती हैं, आए दिन दुर्घटनाएं भी होती हैं उनसे, उसको लेकर क्या कदम उठा रहे हैं नगर में? जी बिल्कुल जी किशन जी। धन्यवाद अशोक जी। भोपाल नगर निगम जो आवारा पशु है, जो सड़कों पे लोग, आवारा नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं कि वो पालतू है। उन बस थोड़ा सा इंसान ने क्या कर रखा है, स्वार्थी कुछ ज़्यादा हो गया है। गाय का दूध निकालने के बाद उसको छोड़ देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। अभी नगर निगम ने इसके लिए भी बहुत कारगर कदम उठाए हैं। आसपास की हमारे राजधानी की सराउंडिंग जो गौशालाएं हैं, उनसे भोपाल नगर निगम ने जिला प्रशासन के साथ बातचीत करके एक तालमेल बना करके आवारा पशुओं को पकड़ करके गौशालाओं में पहुंचाने का भी हमने अभियान चला रखा है। और बड़ी मात्रा में हमने गाय, लगभग 250-300 गाय और आवारा पशुओं को गौशाला और अन्य अन्य स्थानों पे हमने शिफ्ट करने का काम किया है। तो ये तो हो गई नगर निगम की बात। पर चूंकि आपका प्रश्न है और बहुत बड़ी संख्या में आज दर्शक देख रहे हैं, तो मेरा आपके माध्यम से भी ये आग्रह है शहरवासियों से, बाकी सभी दर्शकों से, कि देखिए, स्वच्छता में केवल सरकारी संस्थाएं काम करें और हम गंदगी फैलाते रहें, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि लिमिटेड सोर्सेज हैं संस्थाओं के पास भी। जब प्रत्येक व्यक्ति अगर मन में ये ठान ले कि मुझे अपने आसपास ठीक रखना है, तो कोई गंदा नहीं कर सकता है। इसलिए निगम के कर्मचारी, शासकीय संस्थाओं के अन्य अन्य लोग जिनको जो काम मिला हुआ है वो काम तो वो कर रहे हैं, पर आम आदमी को अपने व्यवहार में ये लाना पड़ेगा कि मुझे ना गंदगी करना है, ना गंदगी करने देना है। तो जब हम इस चीज़ को डेली, प्रत्येक दिन अपने व्यवहार में लाएंगे, तो आप देखिए कि स्वयं स्वच्छता बनी रहेगी। सही कहा आपने कि जिस तरह से हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, और हम ये बिल्कुल नहीं सोचते कि अगर घर में जरा सी भी गंदगी होती है तो हम उसको साफ करने के लिए लग जाते हैं और हर जगह एक एक कोना चमकाने लगते हैं। तो दर्शकों, ये देश भी तो हमारा घर है, तो घर के अंदर जो है वही हम देश के घर के बाहर भी हमको होना चाहिए। और ये देश, ये मध्य प्रदेश और ये पूरा वातावरण भी हमारा है, तो इसकी भी जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। अहिरवार जी, हमें उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्न का सार्थक जवाब जो है प्राप्त हो गया होगा। और हम बात कर रहे थे स्वच्छता आंदोलन की, हम कर रहे थे अमृत योजना की, और भी कई ऐसी योजनाएं हैं स्वच्छता को लेकर, नदियों को स्वच्छ करने के लिए, हमारे देश को स्वच्छ करने के लिए। मिशन, स्वच्छता मिशन पहला हमने मनाया, फिर स्वच्छता मिशन दूसरा भी सरकार ने लॉन्च किया, उसके भी और हमको बहुत सारे इफेक्ट जो हैं देखने को मिले। आज जो है देश इस मुकाम पर आके खड़ा हो गया है किशन जी, कि जब हम देखते हैं कि एक कचरे वाली गाड़ी ही लगता है कि नहीं, हर घर के सामने जब वो आती है तो हम इधर उधर गंदी ना फैला के उस गाड़ी में ही, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, और ये जो बात है वो सभी के मन में और दिल में भी बस चुकी है। तो क्या इस मिशन को जब हम आगे लेकर चल रहे हैं तो हम कब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे? पूर्वा जी, हमने इसको लेकर के, जैसे आपने अमृत 2 का उल्लेख किया है, अमृत 1 का भी उल्लेख किया है। अमृत 1-2 में इस बात के लिए हमने काम किया है कि हमारे जितने भी वाटर बॉडीज हैं, तालाब हैं, उसमें सीवेज का पानी मिक्स ना हो।
इसलिए हमने सबसे पहले अमृत 2 अमृत 1 में उन क्षेत्रों को सिलेक्ट किया है जो नाले तालाब में जाकर के गंदगी मिलाने का काम कर रहे थे। तो आज मैं आपको बता दूं कि हम भोपाल के तालाब से लगभग पूरी तरह से सीवेज का पानी उससे हटा चुके हैं। अब भोपाल का तालाब सिर्फ साफ स्वच्छ पानी से भरा हुआ है। इसका जो नेचुरल रिसोर्स है वो हमारी जो सीहोर की तरफ से नदी आती है कोलाश, उस नदी से ये तालाब भरता है, वर्षा के जल से भरता है। अब इसमें सीवेज का पानी मिक्स नहीं होता है। आज भोपाल का पानी, भोपाल का तालाब पूरी तरह से स्वच्छ कर दिया है। ये एक बड़ा काम हुआ है। अब सीवेज का पानी तालाब से हटा देना, उसको डाइवर्ट कर देना और नालों को चैनलाइज कर देना। चैनलाइज करने के माध्यम से हमारे जो नाले हैं, आप देखिए कि पहले कच्चे नाले हुआ करते थे और कच्चे नाले भी गंदगी फैलती थी उनसे भी। अब हमने जिस प्रकार के नालों को डिजाइन किया है, आप देखेंगे कि चारों तरफ उसके आसपास सफाई भी रहती है और नाले में ओवल शेप हमने दिया, तो पानी का फ्लो कंटिन्यू चलता रहता है, किसी प्रकार से उसमें कोई गंदगी भी नहीं ठहरती है। आज भोपाल के नाले साफ हैं और उनको हमने डाइवर्ट करने का काम किया ताकि तालाबों को वो गंदा ना करे। तो ये एक बड़ा कदम हुआ है। पर मेरा वही बार बार कहना है कि जैसे डोर टू डोर हमारे लगभग 450-500 वाहन जाते हैं कचरा संग्रहण के लिए घर घर। तो आम नागरिक से बस इतना सी अपेक्षा है कि आप यहाँ वहाँ कचरा फेंकने की बजाय इस बात का इंतजार करें कि डोर टू डोर की गाड़ी आपके घर कब आ रही है, आप उसमें ही डालिए। क्योंकि ये शहर आपका भी है, ये प्रदेश आपका भी, ये देश आपका भी। जैसा अभी आपने भी कहा कि ये देश भी तो हमारा घर है, तो इसी भाव के साथ काम करना पड़ेगा। और स्वच्छ भारत मिशन है ये अभियान से बड़ा मिशन क्या होता है, जब मिशन मोड पे हम आ जाते हैं, तो मिशन मोड पे जब आते हैं तो फिर उसको सक्सेस ही करना है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और इसको सभी लोगों को मिशन मोड पर ही लेकर के इस बात का संकल्प लेना होगा कि किसी भी सूरत में मैं गंदा ना करूंगा, ना करने दूंगा। एक और काम किया था मैंने, तो मैंने भोपाल में कुछ व्यवसाय इस प्रकार के थे जो गंदगी फैलाने के ही काम करते थे, जैसे कबाड़े के। अब वो बाहर जब उनका पूरा शहर से वो कबाड़ी का कलेक्शन करते थे तो दुकान के आसपास उनकी भारी गंदगी रहती थी। नॉन वेज की दुकानें, ऐसे लोगों को मैंने स्पॉट फाइन कराया बहुत बड़ी संख्या में। मैंने कहा कि आप धंधा करिए, गंदा नहीं करिए। क्या बात, गंदा करने की अनुमति किसी को नहीं करिए, लेकिन गंदा मत करिए। तो ये बहुत सख्त कदम था। कई व्यवसायियों पे हमने भोपाल के अलग अलग जोनों में जब इस पे स्पॉट फाइन किए तो उनको लगा कि अब स्पॉट फाइन होने लगे हैं, अब गंदगी जो हम कर रहे हैं इससे हमें अपनी आदत को ठीक करना पड़ेगा। और उसका परिणाम है कि आज वो लोग भी सफाई रखने लगे हैं, उनका जो कचरा निकलता है वो भी ठीक स्थान पे डालने का काम कर रहे हैं। सही बात है। और ये जागरूकता लाना और आना लोगों में बहुत बड़ी बात है। मिशन की जैसे आपने बात कही, आशुतोष जी आपसे भी पूछना चाहूँगी मैं कि जैसा कि हम कहते हैं कि मैंने ये सुना है कि भारत जो है ई वेस्ट में तीसरे स्थान पर अभी रखता है, इस तरह से स्थान रखता है। तो इस तरह की जो ई वेस्ट को लेकर जो हमारे पर्यावरण को नुकसान अभी हो रहा है, या इसके किस तरह से हम सल्यूशन के रूप में जा सकते हैं, या इसको किस तरह से अगर कम करने पर आए तो कैसे किया जा सकता है? ये बात सही है कि भारत तीसरे स्थान पर है और पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे चीन है और तीसरे स्थान पे भारत है। लगभग पिछले साल का अगर आंकड़ा देखते हैं तो 2020-21 में लगभग भारत ने 3.4 लाख टन ई कचरा पैदा हुआ भारत में, और इसमें हर साल 31% की बढ़ोतरी हो रही है। बहुत बड़ी और ये बहुत बड़ा एक भारत जैसे देश के लिए जहाँ जनसंख्या बहुत काफ़ी है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके समाधान के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे रिसाइकलिंग हम कर सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट हैं उनकी रिसाइकलिंग में 15 से 20% से ज़्यादा रिसाइकलिंग अभी संभव नहीं है। शोध के अनुसार भी, मतलब अगर हम 15 से 20% रिसाइकलिंग करते हैं, बाकी चीज़ों को हम लैंड फिलिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अमेरिका में भी हो रहा है, पूरी दुनिया में हर जगह लैंड फिलिंग में। अब लैंड फिलिंग का नुकसान क्या है कि
ज़मीन के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को डाल देते हैं, फिर उसके बाद वो अगर कहीं बहुत सारा नीचे चला जाए तो पानी को भी अपने ख़राब कर सकता है, क्योंकि पानी भी ज़मीन के अंदर आती है जी। और भारत जैसे देश के लिए जहाँ पर प्रदूषण बहुत ही ऊपर तक पहुँच चुका है, पूरी दुनिया में 9 टॉप के जो 10 प्रदूषित शहर हैं उसमें 9 प्रदूषित शहर भारत के हैं, जिसमें वायु प्रदूषण से लेकर के जल प्रदूषण तक शामिल है। अब ई वेस्ट में हम कैसे इसको करेंगे, उसमें शोध करने की आवश्यकता है कि जब हम रिसाइकलिंग जो 15 से 20% रिसाइकलिंग हो रही है उसको बढ़ा करके हमको लगभग 80 से 85% रिसाइकलिंग अगर कर सकें तो ये होना चाहिए। और यही एक इसका जो मेरे हिसाब से दूरगामी समाधान है। बाकी जो विकसित देश हैं वो क्या करते हैं, अपने ई कचरे को विकासशील देशों में भेज देते हैं जी, मतलब जैसे न्यूयॉर्क से जाती है और ये बहुत सारे जो कंट्री हैं, जैसे गाबा एक कंट्री है, वहाँ पे जाकर के दूसरी घाना एक कंट्री है, वहाँ जाकर के वो लोग अपना ई वेस्ट करते हैं। अब भारत जैसे देश के लिए हमें रिसाइकलिंग ही एक विकल्प होना चाहिए और इसमें और भारत में शोध करने की आवश्यकता है। जी जी बिल्कुल, मैं रिसाइकलिंग पे ही आने वाली थी कि किस तरह से अगर रिसाइकल का जो विकल्प है वो हम किस तरह से इसको ले सकते हैं। देखिए, जो पिछली सदी थी वो लोहे और पीतल की सदी थी, ये 21वीं सदी आज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की सदी है। आप लोगों को भी, कुछ दर्शकों को भी जानकारी होगी कि पहले सूरत जैसे शहरों में जो समुद्र के किनारे शहर थे, पूरी दुनिया के जहाज आकर के जो वहाँ खराब हो जाते थे वो तोड़ने का काम हमारे देश में होता था। तो पहले तो इस पूरे जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक के जो इक्विपमेंट है उनको पूरी तरह से तोड़ना पड़ेगा, उसको एक एक करके, जैसे हमारे एक कैमरा लगा हुआ है, इसमें कौन से सामान को हम तोड़ करके रिसाइकल कर सकते हैं, तो उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा। जी जी। और बाइफरकेट करने के बाद कुछ जैसे इसमें प्लास्टिक है वो तो जाकर के फिर उसकी रिसाइकलिंग हो सकती है। जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लगे रहते हैं जो बहुत सारे इक्विपमेंट में, हमारे पीसी भी चलती है। अब पीसीजी में ऐसे ऐसे मेटल्स हैं जिनकी रिसाइकलिंग संभव ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब जब कंपनी जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करे तो उसके साथ ये भी बताए कि हमारा रिसाइकलिंग इसमें कितना % पॉसिबल है। जी, यानी इसके दुष्परिणाम बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे लेकिन कि नजर अगर नहीं आते। जैसे एक फ़ोन हम बना रहे हैं तो फ़ोन बनाने के बाद हमको ये भी बताना चाहिए कि जब 5 साल के बाद कंज्यूमर ये फ़ोन अपना बाहर फेंकेगा तो इस फ़ोन से कितने % इसका तत्व है जो रिसाइकल हो सकता है और कितना नहीं हो सकता है, और उसके हिसाब से भी एक तरह से लेना चाहिए कि हमारा जो इस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसके हिसाब से तय करना चाहिए। नहीं, बहुत ही बढ़िया जानकारी है। और जिस तरह से इसके दुष्परिणाम हमने कहा कि दिखते नहीं हैं लेकिन होते बहुत ज़्यादा हैं। अगर बात ई वेस्ट की जाए किशन जी, तो नगर निगम जैसे हम जानते हैं कि स्वच्छता को लेकर बहुत सारे अभियान और बहुत सारे नई पहल कर रहा है और निरंतर आगे बढ़ रहा है। क्या हमने अपने संकल्पों में या अपने कार्यों में ई वेस्ट को भी लेकर कुछ कार्य करने का सोचा है, या इसको भी लेकर हम ई वेस्ट को लेकर हम किस तरह से अवेयर कर सकते हैं? पूर्वा जी, प्रधानमंत्री जी ने एक वाक्य और बोला है जी, कचरे से कंचन। जी जी जी। उसी थीम पर भोपाल नगर निगम ने ई वेस्ट की गिटार भोपाल के अपर लेक पे इंस्टॉल की है। अच्छा, क्या बात है। ये इसी प्रकार का संदेश है कि हम ई वेस्ट से भी क्या बेस्ट ऑफ बेस्ट बना सकते हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट बना सकते हैं। रॉ मटेरियल से भी किस प्रकार से रियर मटेरियल तैयार किया जा सकता है। जी जी जी। हमारी गिटार ई वेस्ट का एक उदाहरण है। जी जी जी। तो भोपाल नगर निगम इस पे भी काम कर रहा है। ये क्या होता है, ये संकेत होते हैं, ये संकेत है आमजन के लिए, ये संकेत है इनोवेशन करने वालों के लिए कि इस प्रकार से आप सोचेंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा ना इसलिए कि इसलिए कचरे से कंचन, जिस चीज को आप समझते हो कि किसी काम की नहीं है पर उससे भी उपयोगी चीजें कैसे तैयार हो सकती, प्रधानमंत्री जी के इसी कॉन्सेप्ट पे हम भी काम कर रहे हैं। और रॉ मटेरियल से जो खराब वस्तु है उससे भी अच्छी वस्तुएं लगा करके शहर में कई प्रकार के हमने इस प्रकार के मॉडल इंस्टॉल किए हैं। और निश्चित रूप से इससे लोगों को मुझे लगता है कि प्रेरणा भी मिल ही रही है कि वो भी ई वेस्ट का क्या उपयोग कर सकते हैं अपने सामान्य जीवन में, अपने घरों में और ऑफिसों में। तो इस प्रकार के हमने जो मॉडल इंस्टॉल किए हैं ये
उसी दिशा में उठाए गए एक कदम है। जी, बहुत ही शानदार। और जैसा कि हमने बताया कि किस तरह से ई वेस्ट को हमने बेस्ट बना दिया, बिल्कुल। आशुतोष जी, ये तो रही हमारे नगर निगम की पहल, सरकार की पहल, लेकिन अगर हम यही रूल जो है, यही नियम आम नागरिकों के लिए लागू करें तो वो हमारे जो घर के इक्विपमेंट रहते हैं, ई वेस्ट होता है, तो ऐसे कौन से छोटे छोटे उपाय या किस तरह से वो अपने ही घर में उसको रिसाइकलिंग में डाल सकते हैं, या कुछ ऐसा कौन सा उपाय कर सकते हैं जिसके हानिकारक प्रभाव उनके घर पर या वातावरण में नहीं आए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको थोड़ा अपनी आदत को बदलना होगा। जो अभी नगर निगम जो अपना भोपाल में काम कर रहा है, जैसे उसी में एक तरह से जोड़ना कि अनावश्यक रूप से अपने डिवाइसेस को ना बदलें। जी। अब अगर लगता है कि जैसे हमारे जैसे ऑफिसेज में 100 कंप्यूटर हैं, और जैसे हम जिस इंस्टीट्यूट में आते हैं IIIT में, वहाँ पे हम लोग हाई एंड के कंप्यूटर खरीदते हैं, उसके बाद 3 साल के बाद वो कंप्यूटर हमारे काम के नहीं रह जाते। तो फिर उस तरह के कंप्यूटर को आप छोटे स्कूलों में, गांव के स्कूलों में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक स्पेसिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, डोनेट करना चाहिए। जी जी जी, बहुत ही बढ़िया। और ऐसे ही जैसे कि आपकी टीवी है, आपको जैसे याद होगा LCD टीवी जब आई थी, वो भी स्मार्ट टीवी बन सकती है। जैसे हमने खुद बनाया LCD टीवी, जो हमने 20 साल पहले खरीदी थी, उसमें एक छोटा सा डिवाइस लगा दिया और उसके बाद वो स्मार्ट टीवी बन गई। तो अनावश्यक रूप से पैसे हैं ठीक है, लेकिन उसको अनावश्यक रूप से इस तरह के डिवाइसेस खरीद करके एक दुष्प्रभाव के रूप में नहीं करना चाहिए। और जैसे भी हो सकता हो उसको डोनेट करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे पूरी तरह से ये एक इक्विपमेंट यूज हो जाए। जैसे कि देखिए, हमारे संस्कृति में इस तरह की व्यवस्था थी। पहले ज़माने में जब कपड़े होते थे तो बड़ा भाई कपड़ा पहनता था, उसके बाद छोटा हो जाता था तो छोटा भाई कपड़ा पहनता था। उसके बाद भी कुछ बने तो कुछ पैंट्स के जो कहते हैं कि फिर वो छोटे कपड़े बनते थे, फिर किलो में डाल देते थे, उसके बाद उसको हम सफाई में यूज करते थे। तो एक जो हमारी लेयर थी, आज ऐसी ही जरूरत है। जैसे कि अगर हमने अपने फ़ोन को बदल दिया तो हो सकता है कि हमारे पिताजी को इतने हाई एंड की स्पेसिफिकेशन की फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, तो उनको आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद तो जितना कम हम ये सामान खरीदेंगे वो एक बहुत बड़ा लाभ होगा। दूसरे, जब हम इसको, क्योंकि अपने ये घरों में तो फेंकने का नहीं है, गंदगी तो नहीं फैलाएगा, लेकिन दुष्परिणाम बहुत देगा। ये कुछ इसके मटेरियल ऐसे हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, उसको हम रिसाइकल 80% आपका पूरा बच गया, तो अगर हम पूरी सरकार और मशीनरी नगर निगम लग भी जाएगी तो उसको हम उठा के फेंकेंगे कहाँ? 80% उसके मटेरियल को हम कहीं कुछ फेंक ही नहीं सकते। उसका एक ही विकल्प होता है कि हम जमीन में उसको लैंड फिलिंग में यूज करते हैं। लेकिन लैंड फिलिंग का दुष्परिणाम ये है कि कई बार कंपनियों को ये भी नहीं पता कि उसके जो इक्विपमेंट से जो इमिशन हो रहा है वो हमारे पानी के स्तर को न खराब कर दे। तो इसका जो है अभी पूरे दुनिया में एक तरह से नए तरह से रिसर्च चल रहे हैं, और भारत में 2016 में भारत सरकार ने एक इसमें नियम पेश किया, और उस नियम के अनुसार ये चीज़ें जो कंपनीज हैं उनके ऊपर लागू होती हैं। जैसे हमने पहले ही कहा कि अगर आपकी जो इक्विपमेंट बनती है उसकी रिसाइकलिंग कितने % तक हो सकती है, क्योंकि इसका रिश्ता सिर्फ सफाई से नहीं है। आप सफाई करके भी इसको आप पूरी तरह से तोड़ फोड़ कर नहीं ले जा सकते, वो कहाँ जाएंगे, ख़त्म ही नहीं होंगे। जैसे अगर मान लीजिए हमने 10 टन किया, 10 टन में आपके बहुत होगा तो 2 टन आप रिसाइकल हो गए, 8 टन कहाँ ले जाके फेंकेंगे? कहाँ ले जाके? तो इस नाते से जो है उसमें जलवायु पर यानी बहुत ही गहन चिंतन का विषय है ये, जिस पर हम आगे भी कार्य कर रहे हैं, और हमें बिल्कुल आशा है कि कहीं ना कहीं हम इस मुकाम पर ज़रूर पहुंचेंगे, या एक सल्यूशन, जिस तरह से भारत हर चीज़ का हल निकालता हुआ आया है हमेशा, तो इस जो है इसका भी एक हल निकलेगा, ई वेस्ट का भी। किशन जी, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी 105वीं कड़ी मन की बात में कहा था कि सभी लोगों से 1 अक्टूबर को उन्होंने श्रमदान करने की अपील की थी कि 1 घंटे श्रमदान करा, और कल पूरे देश ने ये दिन मनाया और पूरा 1 घंटे श्रमदान किया, दिन भर भी श्रमदान किया। तो कल जिस तरह से देश को जो संदेश मिला है, और हर बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वच्छता को लेकर एक नया नवाचार करते हैं,
कुछ, ताकि लोग जागरूक हो सकें और अपनी सहभागिता बहुत अच्छे से निभा सकें, उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें। पल्लवी जी के सवाल का जवाब हम आपसे चाह लेते हैं। पल्लवी जी हमारे साथ हैं। पल्लवी जी नमस्ते। हेलो पल्लवी जी, पूछिए आप क्या पूछना चाह रही हैं। जी चलिए पल्लवी जी, हम आपसे पुनः संपर्क करेंगे। जी बताइए। जब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता ही सेवा जी का मंत्र हमें दिया, तो उसको भी हमें ठीक से समझने की आवश्यकता है कि स्वच्छता को सेवा क्यों कहा। सेवा क्यों कहा। अगर आप स्वच्छता के अभियान को चलाते हैं, देश को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, तो ये भी देश की सेवा है। बिल्कुल। इसलिए उसको स्वच्छता ही सेवा शब्द प्रधानमंत्री जी ने दिया। और जब उन्होंने देशवासियों से इस बात की अपील की कि 1 अक्टूबर को पूरा देश 1 घंटा, 1 दिन, 1 समय, 1 मन से हमें स्वच्छता के अभियान चलाना है, तो आप देखिए कि इसमें सभी संस्थाएं लग गई, स्वयंसेवी संस्थाएं लग गई, सेल्फ हेल्प ग्रुप लग गए, आम नागरिक बड़ी संख्या में लग गए इस अभियान में अपना रोल प्ले करने के लिए, और शासकीय विभाग भी सब अपने अपने स्तर पे लग गए। कल में हमारा प्रेमपुरा घाट जो है, वहाँ पर इनकम टैक्स अधिकारियों के साथ स्वच्छता अभियान चला रहा था। जी। इसके बाद होम्योपैथी, आयुर्वेद और कॉलेज विद्यार्थियों के साथ स्वच्छता अभियान का एक अलग कार्यक्रम वहाँ भी चल रहा था। पार्टी संगठनों के लोग भी वहाँ पर स्वच्छता का अभियान चला रहे थे। और केवल ये नज़ारा एक जगह नहीं था, ये नज़ारा शहर के हर स्थानों पे था, पूरे देश में था। जी। इससे एक बड़ा मैसेज सबके अंदर ये गया कि हमें ये अभियान केवल एक दिन नहीं चलाना है, एक दिन नहीं चलाना, ये अभियान मिशन मोड पे हमें दिन प्रतिदिन अपने व्यवहार में लाना है। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी कहा है, स्वच्छता को अपने व्यवहार में उतार लीजिए। और अगर स्वच्छता को अपने व्यवहार में उतार लिया तो हम स्वयं भी स्वच्छ रहेंगे और आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रखेंगे। जी बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से एक बहुत ज्वलंत चीज आम नागरिकों के, दर्शकों के बीच में छोड़ना चाहता हूँ। जिस प्रकार से कोई भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे देश को बाहर का कोई फॉरेनर आकर के कहे कि भारत स्वच्छ नहीं है, तो हमारे मन को तकलीफ होगी। बिल्कुल होगी। कोई भी मेहमान अगर हमारे घर में आए और वो हमसे ये कह जाए कि यार कितना गंदा घर है आपका, तो हमें कैसा लगेगा। सही बात। और कोई अगर विदेशी भारत में आके ये कह जाए कि भारत के लोग अभी भी स्वच्छ नहीं रहते हैं क्या, तो ये बुरी बात हम सबको लगनी चाहिए। भारत भी हमारा अपना देश है। बिल्कुल। और भारत अपना घर है। और इसलिए हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी फॉरेनर हमारे देश को खराब नहीं कह सके, अस्वच्छ नहीं कह सके। जी। इसकी जवाबदारी हम सबकी है। संस्थाएं अपने अपने स्तर पे काम कर रही है, सरकारें अपने स्तर पे काम कर रही है, पर नागरिकों को अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा। और कई शहर आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, संस्थाएं बहुत अच्छी काम कर रही है, नगर निगम बहुत अच्छे से काम कर रही है। हमने लैंड फिलिंग साइट थी भानपुर खंती, जो कचरे का ढेर हुआ करती थी। जी, बहुत बड़ा उदाहरण है वो। बहुत बड़ा उदाहरण है। जो कचरे की खंती के आसपास से निकलना दूभर हो जाता था, लोग अपनी नाक बंद कर लेते थे। आज वहाँ एक खूबसूरत पार्क बन चुका है और वहाँ पर लोग टिफिन पार्टी करते हैं, सेल्फी पॉइंट है, लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। इसको हमने इस रूप में तब्दील कर दिया। ये भोपाल के अंदर बड़ा उदाहरण है कि हमने कचरा जो कलेक्ट होता था और कचरे के ढेर खड़े हो गए थे, उन ढेर को समाप्त करके हमने एक सुंदर पार्क वहाँ निर्मित कर दिया है। तो अब हमें इस प्रकार के इनोवेशन पे काम करना पड़ेगा। अब हम जो शहर में प्रतिदिन कचरा निकलता है, उस कचरे से चारकोल बनाने का काम कर रहे हैं। उस कचरे से हम सीएनजी गैस बनाने का काम कर रहे हैं। कचरे की हम नया ढेर, नई खंती तैयार नहीं कर रहे हैं। कचरे को समाप्त करने के और क्या क्या मॉडल्स हो सकते हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए जब नगर निगम अपना काम कर रही है तो नागरिकों को भी अपना काम करना पड़ेगा। केवल इतना ही तो करना है। चॉकलेट खाई तो रेपर रोड पे नहीं फेंकना है। बिल्कुल। पानी की बोतल अगर आपने पी है, उससे पानी पिया तो रोड पे नहीं फेंकना। जहां भी डस्टबिन मिलेगा वहां डालिए ना।
आप देखिए स्वच्छ खुद ही रहना शुरू हो जाएगा। जी, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम अमल करके अपने देश को मतलब पूर्ण तरह से स्वच्छ बना सकते हैं। और आप देखिए ना, एक जो कहते हैं कि हमारा देश बदल रहा है, और सचमुच बदल चुका है। क्योंकि अब आप देखिए, अगर एक व्यक्ति, जब जैसा कि आपने कहा कि रैपर को लेके, तो हम अगल बगल झांकते हैं कि डस्टबिन कहाँ है, और अगर हम इसको यहाँ फेंकेंगे तो अपने आप में हमको एक ग्लानि महसूस होती है कि नहीं, ये स्वच्छ रोड दिखाई दे रहा है, साफ सड़क दिखाई दे रही है, इस पे सिर्फ मेरा ही कचरा यहाँ नज़र आएगा, किसी और का नहीं। और जब हम हर एक के अंदर ये भावना आ जाएगी कि ये हमारा देश है, हमारा घर है, और हमको ही इसे स्वच्छ रखना है, तो वो दिन दूर नहीं जब हम पूरी तरह से जो है स्वच्छ भारत कहलाएंगे। आशुतोष जी, जैसा कि हमने बात करी स्वच्छ भारत को लेकर, और किस तरह से कचरे को भी हम रिसाइकिल कर रहे हैं, और कचरे को भी लेकर कितनी सारी योजनाएं नगर निगम बना रहा है, कि जैसा कि बताया कि किस तरह से कचरे को कंचन बनाने का काम चल रहा है। अगर हम बात की जाए ई वेस्ट की, तो जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से इसका निपटान किया जा रहा है, किस तरह से बात की जा रही है, क्या इसका प्रदूषण जो है पर्यावरण को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है? क्या इसके आकलन का भी कुछ ऐसा पैरामीटर है जिससे हम ये जांच कर सकते हैं, या ई वेस्ट को भी किसी टेक्नोलॉजी से जज किया जा सकता है, जांचा जा सकता है? देखिए, पर्यावरण को नुकसान तो है। जो आज जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो 1950 के लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये ज़्यादा शुरू हुए जी, तो 50 सालों में लगभग जो रिसर्च होते रहे, हमने ये सोचा कि कैसे कैसे हमारे इक्विपमेंट बनने शुरू हों, जल्दी से जल्दी काम करें, उसमें हमें क्या मटेरियल्स डालने हैं, उस पर थोड़ा सा हमारा वो रिसाइकल होंगे कि नहीं, इस पर ध्यान नहीं गया। तो मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा एक शोध की ज़रूरत है जी। और इसमें जो दो चीज़ें आएंगी, एक तो जल का प्रदूषण और वायु का प्रदूषण, इसको हमें बचाना पड़ेगा ई वेस्ट के कारण। और पूरी दुनिया अभी इस पे काम कर रही है। अब रिसर्च में ऐसे ऐसे शोध हो रहे हैं कि जो हम इक्विपमेंट लगाएं वो कैसे भी हो सके उसको फिर से हम कहीं ना कहीं रिसाइकल कर सकें जी। अगर वो नहीं होगा तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से हम जूझ रहे हैं, उस तरह की समस्या से हमको जूझने की ज़रूरत है। ये तो जो है जो रिसर्चर करेंगे, वैज्ञानिक करेंगे। बाकी जो आम व्यक्तियों के लिए क्या है कि जब भी आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, आपको शिक्षित होने की ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं है कि एक लैपटॉप खरीदा, उसको ये सोचना है कि 2 साल में उसको बदलना है। उस लैपटॉप में क्या क्या चीज़ें हैं, वो क्यों सस्ते मिल रहे हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान जाना चाहिए कि उसमें कौन से रसायन का प्रयोग हुआ है। नहीं तो इतने मात्रा में लेड को आने की संभावना है जो हमारे जीवन पे बहुत गहरा असर डाल सकती है। और मुझे लगता है कि उत्पादन करने के साथ साथ पूरे देश को और पूरी दुनिया को ये भी शोध करने की आवश्यकता है कि इसमें जो भी हम मटेरियल लगाते हैं उस मटेरियल को हम कैसे रिसाइकल कर सकते हैं, कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि क्योंकि हमें ही हमारे पर्यावरण को बचाना है, तो हम सभी को गंभीरता से इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। किशन जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे स्वच्छता की, और हम सभी जानते हैं, हम मध्य प्रदेश के लिए बड़े ही गौरवान्वित करने वाली बात है कि हमारी इंदौर शहर को 6वीं बार जो है सर्वोत्तम स्वच्छ शहर का जो है अवार्ड मिल चुका है, प्राप्त हो चुका है। और हमारे बाकी जो शहर हैं उसी मॉडल पे हम काम कर रहे हैं। भोपाल को भी बहुत सारे अवार्ड स्वच्छता के नाम हमको मिले हैं। तो और ऐसे शहरों को किस तरह से उस परिवर्तन के दौर में या इस तरह से लाना चाहिए कि हर बार जो है मध्य प्रदेश ही नंबर 1 के पायदान पे रहे, भले शहर हमारा चेंज होता रहे। मैं आपको बता दूं पूर्वा जी कि देश के अंदर सर्वाधिक स्वच्छता के अवार्ड अगर किसी राज्य ने जीते हैं तो वो मध्य प्रदेश ही है। जी बिल्कुल। उसमें इंदौर हमारा लगातार 6वीं बार प्रथम स्थान पर है जी। राजधानी, देश की स्वच्छतम राजधानियों का अवार्ड भोपाल को मिला है। सबसे स्वच्छ राजधानी देश की भोपाल है। जी जी जी। तो हमारे वाटर प्लस सिटी का अवार्ड भोपाल नगर निगम को मिला है। गार्बेज फ्री सिटी का अवार्ड भोपाल नगर निगम को मिला है। हेरिटेज का अवार्ड भोपाल नगर निगम को मिला है। और शहर वासियों से मैं अपील करता हूं कि आप चाहते हो कि अपने शहर को और अवार्ड मिले तो अपने स्वभाव में परिवर्तन करिए। आप कोशिश करिए कि हम गंदा ना करें,
तो प्रथम स्थान पे देखिए भोपाल इतना खूबसूरत शहर है, आप इसको देखेंगे जब ऊपर से तो आपको हरियाली की चादर ओढ़े दिखेगा। किसी शहर के पास एक तालाब नहीं होता, हमारे पास 7 तालाब है। 7 तालाब है। इस शहर की खूबसूरती को तो देखिए, इस शहर की खूबियत जो खासियत है उसको तो पहचानिए कि हमारे शहर ने हमें क्या दे रखा है, उसकी कदर करना तो सीखिए। और आप देखेंगे कि हम अपने भोपाल को देश का नंबर 1 स्वच्छ शहर भी बना सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इतनी हरियाली से ओढ़ा हुआ भोपाल है, यहाँ का वातावरण अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, बस हमारे स्वभाव में हमें लाना पड़ेगा। मैंने एक सिविक सेंस, जब मैं निगम अध्यक्ष बना तो उस समय मैंने एक अपील की थी, जैसा अभी थोड़ी देर पहले भी, किस धंधा करिए गंदा मत करिए। जी बिल्कुल। और जो गंदा करेंगे उस पर स्पॉट फाइन करेंगे, हमने उस पर भी काम किया है। जी। फिर मैंने दूसरा कहा था सिविक सेंस, जी, ह्यूमन बिहेवियर। ये 2-3 बातें हमने लोगों से अपील की कि सिविक सेंस हमें विकसित करने होंगे। जी। इसके लिए जागरण चलाना पड़ेगा, इसके लिए अवेयरनेस लानी पड़ेगी। और अवेयरनेस अगर मन में ठान ली जाए कि हमें अवेयर हो चुके हैं जी, तो अवेयर हो जाएंगे। और अवेयर हो जाएंगे तो शहर भी स्वच्छ हो जाएंगे। जी जी जी। तो सिविक सेंस इस बात का विकसित करने की आवश्यकता है कि लोग, नागरिक स्वयं ये अपने मन में स्थायी रूप से भाव रखें कि मैं ना गंदा करूंगा ना गंदा करने दूंगा। जी सही। क्योंकि है ना, अन्य शहर के लोग भी जब टोकते हैं, किसी दूसरे बाहर से आए हुए टूरिस्ट या बाहर से किसी जो नागरिक शहर में किसी भी काम से आए, अगर वो भी यहाँ वहाँ कचरा फेंक रहे हैं, वो भी गंदगी फैला रहे हैं, तो उनको शहरवासी रोके ना, भाई आप ऐसे कचरा नहीं फेंक सकते हमारे शहर में, डस्टबिन वहाँ लगा, आप उस डस्टबिन में कचरा डाल के आइए। सही बात है, सही बात है। हर एक नागरिक को अपने शहर से प्यार होना चाहिए। जैसा कि हमने इंदौर की बात करी अभी आपसे, तो इंदौर के वासी अपने इंदौर से इतना प्यार करते हैं, इसलिए आज जो है वो नंबर 1 पे है शहर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आई लव इंदौर, इस तरह से आई लव भोपाल भी है हमारा। और जो है हम चाहेंगे कि भोपाल ही नहीं, उज्जैन भी, ग्वालियर भी, पूरे मध्य प्रदेश के एक एक शहरवासी जो है अपने शहर से प्यार करना सीख जाए। जब ये सारी फीलिंग्स उनके मन में आएगी और अपने शहर के प्रति अपनापन आएगा, तो स्वच्छता भी आएगी और वातावरण भी बहुत अच्छा होगा। और स्वच्छता के साथ ही कहते हैं स्वस्थ भी रहा जा सकता है, और क्योंकि अगर हम स्वच्छ हैं तो स्वस्थ हैं, तो निश्चित तौर पर स्वस्थ भी रहेंगे और देश और प्रदेश हमारी सभी की प्रगति होगी। बात की जाए आशुतोष जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं स्वच्छता की और ई वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे जो ग्रामीण हमारे नागरिक हैं जब रहते हैं, तो वो नहीं जानते कि किस तरह से हम मोबाइल फ़ोन का या टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हमको इसके बाद क्या करना है। आपने बताया कि जैसा कि आपने परंपरा की बात करी कि एक के बाद एक हम उस चीज़ का उपयोग करते थे, फिर हमारे छोटे, मतलब जिस तरह से हम पूरी टेक्नोलॉजी को या जिस तरह से परंपरा का निर्वहन करते थे, लेकिन हमारे ग्रामीण जन इस चीज़ से कहीं ना कहीं अछूते हैं। तो क्या कहीं ऐसी कोई जानकारी है इंटरनेट पर या साहित्य में या कहीं पेपर के थ्रू या किस तरह से कि वो जानकर आपके माध्यम से तो वो इस चीज़ को जान ही रहे हैं, और कहाँ से इस चीज़ के परिणाम, दुष्परिणामों की जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, गाँव में अभी ई वेस्ट की समस्या कम है जी, क्योंकि वहाँ पर एक तो उनका जीवन स्तर हम मानते हैं कि शहरों से थोड़ा कम है, तो उनके पास डिवाइसेज उस तरह से कम है। गांव के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना जो भी डिवाइस आप लेते हैं उसमें थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी आप देखिए, कितने समय तक ये चलता है, और वो अगर उसकी जो लाइफ अगर उसकी ख़त्म हो जा रही है तो उसको कहीं ना कहीं फेंकिए मत, अपने खेतों में मत फेंकिए, उसको अपने पास रखिए। कहीं ना कहीं जब कचरे की जो चीज़ें, मशीनें आती हैं, जब नगर निगम जैसे है अगर आसपास के, तो वहाँ पर डालिए उसको, क्योंकि आप कहीं अगर उसको खेतों में डालेंगे, अंदर ज़मीन के डालेंगे, तो आपके पर्यावरण को पूरी तरह से नुकसान कर सकता है। तो उसकी रिसाइकलिंग करने का काम तो किसी और का है, लेकिन आप उसको कम से कम ऐसी जगह न डालिए जहाँ से आपके पर्यावरण को नुकसान हो सके। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और इस तरह से जो हमारे लोग अवेयर नहीं है, इस चीज़ को जानेंगे और इस चीज़ पर बात करेंगे तो निश्चित ही अच्छा होगा। जैसा कि हम कहते हैं किशन जी कि बापू का एक ही सपना स्वच्छ और सुंदर हो
भारत अपना। और जिस तरह से हम स्वच्छता अभियान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है, प्रदेश तरक्की कर रहा है, लोग जो है स्वच्छता को लेकर अवेयर हो रहे हैं, जैसा कि हमने बात करी, जागरूक हो रहे हैं। क्या कहीं कोई ऐसा भी प्रावधान है, अगर कोई हमारे देश में, प्रदेश में गंदगी फैलाने की कोशिश करता है या हम कोई पाया जाता है, क्या कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर या ऐसी कोई वेबसाइट है जिस पर हम ये कह सकते हैं कि नहीं यहाँ गंदगी फैली हुई है, या नगर निगम से अनुरोध कर सकते हैं उसको साफ़ करने के लिए, या अगर हम किसी की शिकायत करना चाहें कि नहीं बार बार यहाँ इस तरह से कार्य हो रहा है, तो उसको लेकर भी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, नगर निगम में इसके लिए भी कॉल सेंटर बना रखा, उसका नंबर भी हम बार बार शहर के विभिन्न स्थानों पर डिस्प्ले भी करते हैं, और वो अमूमन नंबर शहरवासियों के पास भी है। उस पर कोई कंप्लेंट करेगा तो हम 24 घंटे के अंदर उस समस्या का सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने 181 जो CM हेल्पलाइन शुरू कर रखी है, उस पर भी नगर निगम से संबंधित शिकायतें आती हैं, और उनको हमारे पास समय सीमा के अंदर वो शिकायतें हैंडओवर हो जाती हैं, और हम संबंधित विभाग से वो काम बहुत जल्द टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही करा लेते हैं जी। एक और मैं आपके बीच उदाहरण दूंगा कि ऐसे अटल पथ पर एक घटना घटी थी। आपने इस चूँकि प्रावधान की बात की, इसलिए मैंने इसको उल्लेख करना ठीक समझा। अटल पथ पर यूं ही कुछ शरारती तत्वों ने 28 डस्टबिन में फटाके डाल करके उन डस्टबिन को तोड़ दिया था। तो मैंने कहा कि ये तो शहर की छवि को धूमिल करने का प्रयास है, ये ठीक नहीं है किसी भी तरह से, और ये कोई सभ्य नागरिक नहीं हो सकते, ये सम्राट नागरिक नहीं हो सकते, एजुकेटेड लोग नहीं हो सकते जो इस प्रकार के, जो मस्ती में भी शहर की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। हमने FIR कराई, 24 घंटे के अंदर 6 लोग पकड़े गए और उनको सजा मिली। आगे से हमने ये भी कहा कि इस प्रकार की घटना होगी तो रिकवरी भी करने का प्रावधान है। शासकीय संपत्ति को कोई अगर नुकसान पहुंचाएगा तो जितने का नुकसान हुआ उतना उससे वसूल करने का प्रावधान भी है। स्पॉट फाइन, गंदा करने पे स्पॉट फाइन का भी प्रावधान है। तो प्रावधान पर्याप्त है, पर मेरा दूसरा कहना है प्रावधान की बजाय व्यवहार में आम आदमी ले आए ना, मुझे ठीक रहना है और ठीक रखना। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि किस तरह से स्वच्छता को हमको अपने आचरण में उतारना चाहिए। आज हमारे दोनों विशेषज्ञों ने स्वच्छता पर चर्चा की, बताया हमको कि किस तरह से ई-वेस्ट जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है और हम किस तरह से अहम भूमिका निभा सकते हैं। किशन जी ने भी हमको जानकारी दी कि किस तरह से हम और आगे स्वच्छता पर आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह से पूरे मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 बना सकते हैं। जी हाँ, ये हमें आचरण में लाना होगा और स्वच्छता को जो है अपनाना होगा। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए और इस तरह की बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए, संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए। और हम सब भी ये संकल्प लें कि देश और प्रदेश और ये शहर हमारा है और हम सबको दृढ़ निश्चय करके इसको स्वच्छ बनाए रखना है। एक और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, आज 2 अक्टूबर है और उन्होंने सभी नागरिकों से ये भी अपील की है कि आज खादी का भी वस्त्र या जो भी आप खादी का खरीद सकते हैं तो वो भी आज ज़रूर खरीदें। तो आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़िए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और इस कार्यक्रम से आप सभी को नमस्कार।